नमस्कार। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रावधानों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कभी सोचा है कानून ये कैसे तय करता है कि कोई घटना सिर्फ एक हादसा थी या फिर किसी के इरादे का नतीजा थी, या फिर जैसे दफ्तरों में रोज काम होता है उसका जो तरीका है वो किसी कानूनी मामले में सबूत कैसे बन सकता है। आज हमारी चर्चा 3 खास धाराओं पर रहेगी। एक तो है धारा 13, जो किसी काम के पीछे के इरादे या जानकारी से जुड़ी है। फिर धारा 14, जो कामकाज के सामान्य तरीके जिसे कहते हैं कोर्स ऑफ बिजनेस, उसकी बात करती है। और धारा 15, जो स्वीकृति या एडमिशन को डिफाइन करती है कानूनी नजरिए से। हमारा मकसद ये समझना है कि ये जो कानूनी सिद्धांत हैं ये सबूतों को परखने में कैसे मदद करते हैं, और मतलब किसी मामले की सच्चाई तक पहुंचने में इनका क्या रोल है। तो चलिए इस विषय को थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत करते हैं धारा 13 से। ये धारा तब बहुत काम आती है जब किसी घटना को लेकर ये सवाल उठता है कि भाई ये महज इत्तेफाक था या जानबूझकर किया गया। बिल्कुल। धारा 13 का जो कोर आइडिया है वो यही है कि अगर कोई खास काम घटनाओं की एक ऐसी सीरीज का हिस्सा है जिसमें हर बार वही आदमी शामिल था, तो ये पूरी सीरीज ही रेलेवेंट हो जाती है। इससे ये अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है कि वो पर्टिकुलर काम अचानक हुआ था या उसके पीछे कोई खास इरादा था या जानकारी थी। ये एक तरह से पैटर्न या दोहराव पर फोकस करता है। पैटर्न, अच्छा। यानी कानून ये मानकर चलता है कि एक ही तरह की घटना बार बार हो रही है, खासकर एक ही व्यक्ति के साथ, तो वो सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। लेकिन क्या इसमें यह खतरा नहीं कि किसी के पिछले दुर्भाग्य या मान लीजिए गलतियों को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, भले ही इस बार वो बेकसूर हो? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, धारा 13 सिर्फ ये कहती है कि पिछली मिलती-जुलती घटनाएं रेलेवेंट हैं, मतलब अदालत उन पर विचार कर सकती है। ये अपने आप में कोई फाइनल प्रूफ नहीं है। अदालत को मामले के बाकी फैक्ट्स और सबूतों के साथ मिलाकर ही इन पिछली घटनाओं का वजन तय करना होता है। मकसद किसी को उसके अतीत के आधार पर दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि वर्तमान काम के पीछे के इरादे या जानकारी को समझने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट देना है। अच्छा, तो ये कॉन्टेक्स्ट बनाने का एक तरीका है। अधिनियम में जो उदाहरण दिए हैं उनसे शायद ही और साफ होगा। हाँ, बिल्कुल। पहला उदाहरण इंश्योरेंस फ्रॉड के शक से जुड़ा है। मान लीजिए ए पर आरोप है कि उसने बीमा का पैसा लेने के लिए अपना घर जला दिया। सिर्फ एक घर जलने की घटना से तो इरादा साबित करना मुश्किल होगा शायद। सही कहा। लेकिन अगर जांच में ये पता चले कि ए पिछले कुछ सालों में कई अलग-अलग घरों में रहा है, हर घर का उसने बीमा करवाया था, हर घर में आग लगी और हर बार ए ने एक अलग बीमा कंपनी से क्लेम लेकर पैसा लिया, तो ये सारी पिछली घटनाएं रेलेवेंट हो जाती हैं। हाँ, अब ये पैटर्न काफी साफ दिख रहा है। इतनी बार एक ही तरह की घटना होना और हर बार उसी व्यक्ति को फाइनेंशियल गेन होना, इसे सिर्फ हादसा कहना मुश्किल है। वाकई ये दिलचस्प है कि कैसे घटनाओं का क्रम इरादे की तरफ इशारा कर सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद आग लगना एक्सीडेंटल नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना का हिस्सा हो सकता है। कानून इस तरह के पैटर्न को नजरअंदाज नहीं करता है। दूसरा उदाहरण पैसों के गबन से जुड़ा है, जिसे एम्बेजलमेंट कहते हैं। जैसे कोई मिसाल? हाँ, जैसे मान लीजिए ए का काम है बी के ग्राहकों से पैसे लेना और उनका हिसाब रखना। ए एक ग्राहक से मिली रकम को बही में कम दिखाता है। अब सवाल ये है, ये गलती से हुआ या जानबूझकर बेईमानी की गई? ठीक है। यहाँ पर अगर उसी बही खाते की जांच हो और पता चले कि ए ने कई और ग्राहकों से मिली रकम भी गलत दर्ज की है और हर बार गलती ऐसी है जिससे ए को फायदा हो रहा है, मतलब रकम कम दिखाई गई है, तो ये सारी गलत एंट्रीज रेलेवेंट हो जाती हैं। मतलब एक आध गलती तो चलो हो सकती है, लेकिन अगर गलतियों का एक पैटर्न है और वो पैटर्न हमेशा एक ही व्यक्ति के फेवर में जा रहा है, तो फिर ये शक बढ़ जाता है कि ये अनजाने में नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। बार बार होने वाली ऐसी गलतियां जो हमेशा एक ही व्यक्ति के पक्ष में हों, वो जानबूझकर किए गए काम या इरादे की तरफ मजबूत इशारा करती हैं। ये दिखाता है कि पहली झूठी एंट्री भी शायद ऐसे ही नहीं हुई थी। तीसरा उदाहरण नकली नोट चलाने से जुड़ा है। अच्छा, जैसे ए पर आरोप है कि उसने बी को एक नकली नोट दिया है। ए कह सकता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि नोट नकली है, गलती से चला गया। हाँ, अब यहाँ सवाल यह है कि क्या ए को वाकई पता था कि नोट नकली है? इस सवाल का जवाब देने के लिए ये फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है कि बी को नोट देने से कुछ समय पहले या ठीक बाद ए ने सी, डी और ई को भी नकली नोट दिए थे।
तो फिर से वही बात, पैटर्न। अगर कोई व्यक्ति बार बार नकली नोट चलाता हुआ मिल रहा है तो उसका ये कहना कि उसे पता नहीं था थोड़ा कमजोर पड़ जाता है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि बी को दिया गया नोट शायद किसी गलती का नतीजा नहीं, बल्कि एक चेन का हिस्सा था। इससे ये अनुमान लगाना लॉजिकल हो जाता है कि ए को नोटों के नकली होने की जानकारी थी और वो जानबूझकर उन्हें बाजार में चला रहा था। इन सभी उदाहरणों में जो सिमिलर घटनाओं की सीरीज है, वो उस स्पेसिफिक काम के पीछे के इरादे या ज्ञान को समझने या साबित करने में मदद करती है। तो धारा 13 हमें सिखाती है कि कानून इंसानी बर्ताव के पैटर्न को कैसे समझता है हाँ। और उससे नतीजे निकालता है। हाँ। अब धारा 14 पर आते हैं। काम का सामान्य तरीका या कोर्स ऑफ बिजनेस। ये थोड़ा अलग लगता है, मतलब ये व्यक्तिगत पैटर्न की बजाय एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स के बारे में है। हाँ, आप सही कह रही हैं। धारा 14 इस सिद्धांत पर बेस्ड है कि चीजें आमतौर पर एक तयशुदा तरीके से की जाती हैं, खासकर बिजनेस या ऑफिशियल कामकाज में। ये धारा कहती है कि जब सवाल ये हो कि कोई खास काम किया गया था या नहीं, तो उस काम को करने का जो एस्टैब्लिश्ड और नॉर्मल तरीका है, वो फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है। यानी हम ये मानकर चल सकते हैं कि अगर किसी काम को करने का एक रूटीन या सिस्टम बना हुआ है तो ज्यादातर चांस यही है कि वो काम उसी रूटीन से हुआ होगा। लेकिन ऐसा क्यों मानते हैं? क्या ये सिर्फ एक कन्वीनियंस है या इसके पीछे कोई गहरा लॉजिक है? ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, ये प्रैक्टिकलिटी और प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स में, काम अक्सर एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस के तहत ही होते हैं, क्योंकि ये एफिशिएंट होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। कानून इसी रेगुलरिटी और प्रोबेबिलिटी को मान्यता देता है। अगर कोई कहता है कि नहीं, इस बार प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, तो उसे ये साबित करने का भार उठाना पड़ सकता है। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी तो यही मानकर चलते हैं कि अगर बैंक में चेक जमा किया है तो वो प्रक्रिया के तहत क्लियर होगा, या अगर ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो तय प्रक्रिया से डिलीवर होगा। इसके उदाहरण क्या है अधिनियम में? पहला उदाहरण एक खत भेजने के बारे में है। सवाल है कि क्या एक खास चिट्ठी डाक से भेजी गई थी। ये साबित करना कई बार मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर भेजने वाले के पास रसीद ना हो। तो ऐसे में ये सामान्य प्रक्रिया कैसे मदद करेगी? अगर ये साबित हो जाता है कि उस दफ्तर का ये नॉर्मल प्रैक्टिस था कि बाहर जाने वाली सारी चिट्ठियां एक खास ट्रे में रखी जाती थीं और डाक ले जाने वाला क्लर्क रोजाना उस ट्रे से चिट्ठियां उठाकर ले जाता था, और ये भी साबित हो जाए कि वो पर्टिकुलर चिट्ठी उसी ट्रे में रखी गई थी, तो ये फैक्ट्स रिलेवेंट हैं। इनसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि चिट्ठी भेजी गई होगी, क्योंकि वो एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस का हिस्सा थी। हाँ। ये लॉजिकल लगता है। हम ऑर्गेनाइज सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। और दूसरा उदाहरण शायद चिट्ठी के पहुंचने से जुड़ा है। मान लीजिए भेजने वाला कहता है भेजा था, पर पाने वाला कहता है मिला ही नहीं। सही। सवाल है कि क्या कोई पत्र ए तक पहुंचा और ए इनकार कर रहा है? तो यहाँ क्या रेलेवेंट होगा? हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि पत्र पहुंचा या नहीं, खासकर अगर कोई डिलीवरी कंफर्मेशन ना हो? यहाँ ये फैक्ट रेलेवेंट है कि पत्र को सही पते के साथ प्रॉपरली डाक में डाला गया था और वो डाक विभाग के रिटर्न लेटर ऑफिस से वापस नहीं आया। अच्छा, मतलब अगर पत्र डिलीवर नहीं हो पाता तो नॉर्मल प्रोसेस में उसे वापस भेज दिया जाता है या रिटर्न ऑफिस चला जाता है, और अगर वो वापस नहीं आया तो ये माना जा सकता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया होगा। बिल्कुल, ये एक प्रिजम्पशन है जो सामान्य डाक प्रक्रिया पर आधारित है। बेशक ये एक रिबूटेबल प्रिजम्पशन है, मतलब इसे झुटलाया जा सकता है। यानी ए दूसरे सबूतों से ये साबित करने की कोशिश कर सकता है कि उसे पत्र असल में नहीं मिला, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस का पालन होना और पत्र का वापस ना आना ये पत्र के पहुंचने की संभावना को मजबूत करता है। यहाँ हम एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स और उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पर भरोसा कर रहे हैं। तो धारा 14 हमें दिखाती है कि कैसे रेगुलर और एस्टैब्लिश्ड कार्य प्रणालियां कानूनी मामलों में सबूत का आधार बन सकती हैं। ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड कामकाज और रिकॉर्ड रखने के महत्व को भी हाईलाइट करता है। आपने सही समझा। ये व्यापार, प्रशासन और यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ में भी प्रक्रियाओं और आदतों के महत्व को दर्शाता है। मान लेना, लेकिन कानूनी तौर पर इसका क्या मतलब है? क्या ये कन्फेशन जैसा है? नहीं, कन्फेशन से थोड़ा अलग है। कानूनी संदर्भ में एडमिशन का अर्थ थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक है। ये किसी भी ऐसे बयान को कहते हैं, चाहे वो बोला गया हो ओरल, किसी दस्तावेज में लिखा हो डॉक्यूमेंट्री, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, जो मामले से जुड़े किसी मेन फैक्ट, जिसे फैक्ट इन इशू कहते हैं, या किसी रेलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई अनुमान या संकेत देता है। बेसिकली इट पॉइंट्स टुवर्ड्स अ फैक्ट।
इंपॉर्टेंट ये है कि ये बयान हर किसी का या हर परिस्थिति में दिया गया नहीं माना जाता है। कानून में बताया गया है कि ये बयान कुछ खास किस्म के व्यक्तियों द्वारा दिया गया होना चाहिए, जैसे मामले के पक्षकार, पार्टीज या उनके एजेंट, और कुछ खास परिस्थितियों में ही तभी इसे कानूनी तौर पर एडमिशन माना जाएगा। ये शर्तें इंश्योर करती हैं कि बयान रिलायबल हो। हालांकि वो स्पेसिफिक व्यक्ति और परिस्थितियां हमारे आज के डिस्कशन के दायरे में नहीं है। तो मतलब किसी व्यक्ति का अपना ही कहा या लिखा हुआ कुछ जो उसके केस के किसी इम्पोर्टेंट पहलू पर रोशनी डालता हो, वो एडमिशन हो सकता है। हाँ। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अदालत किसी के अपने कहे हुए पर इतना ध्यान क्यों देती है? इसका कारण ह्यूमन नेचर और लॉजिक में है। आमतौर पर लोग ऐसी कोई बात आसानी से नहीं कहते या लिखते जो उनके खुद के इंटरेस्ट्स के खिलाफ जाती हो। हाँ, ये तो है। इसलिए जब कोई व्यक्ति ऐसा बयान देता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, और वो बयान मामले के किसी फैक्ट की ओर इशारा करता है, तो कानून ये मानता है कि उस बयान में सच्चाई होने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए इसे एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। ये बात तो सही है। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना कोई नहीं चाहता। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो शायद वो सच बोल रहा हो। ये एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जिसे कानून पहचानता है। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी सीधे उस व्यक्ति से आ रही है जो मामले से जुड़ा है, इसलिए इसका वेट होता है। जी बिल्कुल। बेशक एडमिशन भी बाकी सबूतों की तरह हैं, जिसे पूरे मामले के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, लेकिन ये अक्सर केस की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो आज हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की 3 महत्वपूर्ण धाराओं 13, 14 और 15 को समझा। हमने देखा कि कैसे बार बार होने वाली घटनाएं किसी के इरादे का संकेत दे सकती हैं। धारा 13, कैसे रोजमर्रा के कामकाज की एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स सबूत का हिस्सा बन सकती हैं। धारा 14, और कैसे किसी व्यक्ति का अपना बयान यानी एडमिशन कानूनी तौर पर मायने रखता है। धारा 15, इन सब का टेकअवे क्या है? ये प्रावधान हमें कानून के बारे में क्या बताते हैं? ये धाराएं दिखाती हैं कि कानून सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन लॉजिक, अनुभव और बिहेवियर की समझ पर आधारित है। कानून सबूतों को कैसे तौलता है, वो इन धाराओं में झलकता है। आकर्षक बात यह है कि कैसे कॉन्टेक्स्ट, रेपिटेशन और एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स, ये सब किसी फैक्ट को समझने या साबित करने में मदद करते हैं। ये सिर्फ क्या हुआ के बारे में नहीं है, बल्कि कैसे हुआ और क्यों हुआ के पैटर्न और संदर्भ के बारे में भी है। धारा 13 पैटर्न पर जोर देती है, धारा 14 प्रक्रियाओं और रेगुलरिटी पर, और धारा 15 व्यक्ति के अपने शब्दों के वजन पर। ये सब मिलकर सच्चाई की एक ज्यादा कंप्लीट पिक्चर बनाने में मदद करते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कानून किस तरह से इंसानी अनुभवों और तर्कों को अपने फ्रेमवर्क में शामिल करता है। ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि काफी हद तक प्रैक्टिकल विजडम भी है।